कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ चौथा, शब्द संपदा। तो आइए पढ़ते हैं पाठ शब्द संपदा। आइए सबसे पहले आपको लेखक का परिचय करा दूं। ये है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी। आइए इनके बारे में जानते हैं। आपका जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, कर्नाटक में हुआ है। आपकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें प्रसिद्ध है। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन, यह पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक हैं। वे प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। समकालीन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। वे हिंदी के अध्यापक रहे हैं। उनकी विभिन्न रचनाओं के लिए उन्हें विविध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो आइए देखते हैं पाठ शब्द संपदा। शब्द संपदा। लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो देखो, आदिम अवस्था, आदिकाल से जो हमारे पूर्वज थे, वो जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे। उस अवस्था से आज का जो आधुनिक मनुष्य है, उसका जो विकास हुआ है, उस विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? रहस्य यानी भेद किसमें है? तो अधिकांश लोग, अधिकतर लोग इसका उत्तर क्या देते हैं? अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। मूल यानी जड़। तो लेखक कहते हैं कि यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। खोजना यानी ढूंढना। मनुष्य का जो विकसित मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क ने कितनी सारी भाषाएं खोज निकाली हैं। तो ये भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। जड़ में यानी मूल में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण।
जितनी भी ज्ञान शाखाएं हम देख रहे हैं, उन सब का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। तो भाषा, इसका सरल सरल अर्थ यह है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक यानी जिसमें कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध, क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक क्रमवार किया हुआ संयोजन, संयोजन करना यानी मिलाना, जोड़ना। तो सार्थक शब्दों को एक के बाद एक जोड़ने से हमारी ये भाषा तैयार होती है, हमारा वाक्य तैयार होता है। तो इस तरह केवल विकसित मस्तिष्क ही नहीं, तो भाषा भी हमारे इस प्रगति की जड़ में है। यह बात डॉक्टर रणसुभे जी हमें बताते हैं। तो यहाँ आदिम, आदिम अवस्था से आधुनिक अवस्था यानी आदिम, इसका विरुद्ध अर्थ का शब्द है आधुनिक। तो विकसित, इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है अविकसित। अपूर्ण, जिसका विरुद्ध अर्थ का शब्द है पूर्ण। तो इस तरह यह विरुद्ध अर्थ के शब्द भी हम यहाँ देख रहे हैं। साथ ही सार्थक, यह जो शब्द है, सार्थक का अर्थ है जिसमें कोई अर्थ हो। तो उसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है निरर्थक, जिसमें कोई अर्थ नहीं, वह निरर्थक। तो आगे का पाठ भी हम पढ़ते हैं, आओ। देखो बच्चों, हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, अपने अपने शब्द होते हैं। तो हम आगे शब्द संपदा यह पाठ पढ़ते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी जाता नहीं। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। अब शब्द जीवंत हो जाते हैं, तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। तो देखो, ये जो शब्दों का संसार है, बड़ा ही विचित्र है। शब्दों की ये जो दुनिया, संसार यानी दुनिया जो है, विचित्र है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन हमारा उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। ये जो शब्द होते हैं, ये मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त कराते हैं, लेकिन कभी-कभी ये शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखा जाए तो शब्द क्या है? विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। चिन्ह यानी छाप है। जो अक्षर है, वो जो ध्वनि हम जो बोलते हैं उसके चिन्ह है। वे तो निर्जीव है, बेजान है, उनमें कोई जान नहीं है। लेकिन जब मनुष्य उन्हें बोलता है, तो उन्हें जीवंत बनाता है। जीवंत यानी जीवित बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं, तो उनमें भी मनुष्य के विविध स्वभाव और गुण आने लगते हैं। यानी कि जो शब्द हम उच्चारते हैं, उसमें अपने स्वभाव का दर्शन होता है। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, विभिन्न यानी अलग अलग नमूने यानी उदाहरण, तो मनुष्य स्वभाव के जितने भी उदाहरण हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने होते हैं। इसका मतलब यही है कि जो भावनाएं मनुष्य शब्दों द्वारा व्यक्त करता है, वही शब्दों को जीवित करता है। तो इस तरह ये जो शब्द है, ये हमारे उच्चारण से ही जीवित होते हैं। यह बात ध्यान में रखना है। आओ आगे पढ़ते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से
सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार-बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। तो देखो, यहाँ लेखक हमें शब्द क्या-क्या काम करते हैं, यह बात बताते हैं। शब्द हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं। शब्द हमें तकलीफ देते हैं, तकलीफ यानी परेशानी, पीड़ा देते हैं। तो कुछ शब्द सुनकर व्यक्ति व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे शब्द जो पीड़ा देने वाले, तकलीफ देने वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को सुनकर व्यक्ति रोने भी लगता है। लेकिन कुछ शब्द बड़े ही प्रिय होते हैं, जैसे कि हमारे तारीफ के शब्द हो या हमारे अच्छे गुणों को बताने वाले शब्द हो। ऐसे शब्द बार-बार सुनने की, उन्हें गुनगुनाने की इच्छा होती है। जो हम कविताएं पढ़ते हैं, गाने सुनते हैं, उनमें जो सुंदर-सुंदर शब्द होते हैं, उन्हें गुनगुनाने की इच्छा होती है। तो दूसरी ओर कुछ शब्द जो है वो धोखा देने वाले होते हैं, विश्वासघात करने वाले होते हैं। तो कुछ शब्द तो बड़े ही निरर्थक होते हैं, जिनमें कोई अर्थ ही नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ-कुछ शब्द तो सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य होते हैं और सुसंस्कृत होते हैं। तो ऐसे गुणी शब्द होते हैं, संस्कारित शब्द होते हैं, जो सभ्यता की मर्यादा को जानते हैं, ऐसे सुसंस्कृत शब्द होते हैं। तो ऐसे सारे जो शब्द है, ये शब्दों के अलग-अलग उपयोग हम करते हैं। तो हमें इस बात से यह समझना चाहिए कि हमेशा अच्छे शब्दों का ही हमने उपयोग करना है। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना है। तो देखो, यहाँ लेखक ये भी बताते हैं कि कुछ शब्द जो होते हैं वो बड़े निष्क्रिय होते हैं, हमें निष्क्रिय बना देते हैं। निष्क्रिय यानी क्रियाहीन, कुछ काम करने से दूर रखते हैं। तो कैसे कहते हैं लोग, कुछ मत करो, जो मिलना है वह तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद न्यूटन क्या कहता है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, 5% अपनी बुद्धि और 5% संयोग यानी मिलाप या जोड़ना, इन बातों की जरूरत होती है। लेकिन एक बात तो जाहिर है, एक बात तो हर कदम पर सच है कि किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए हमें 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। कठोर परिश्रम यानी कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। तो जो शब्द हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें अगर हम अपने जीवन व्यवहार से निकाल कर बाहर ही कर देंगे, तो जरूर जो काम कर रहे हैं उनमें सफल हो जाएंगे। तो ऐसे निष्क्रिय शब्दों को हमें हमारे जीवन से निकाल देना है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द
जिस किसी प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। तो देखो अभी ये जो शब्द है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं, दूसरी भाषा के शब्दों से मित्रता करते हैं, मित्रता यानी दोस्ती करते हैं, और वहां वे घुल मिल जाते हैं, उनमें से एक बनकर रह जाते हैं। घुल मिल जाना यानी मिलनसार होना, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं वे कभी दूसरों से मित्रता नहीं कर पाते। तो ये शब्दों के ऐसे स्वभाव होते हैं। उनमें से एक जो अंग्रेजी भाषा है उसके कई शब्द जिस जिस प्रांत में जिस जिस प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल मिल गए, यानी कि वहां की भाषाओं में ये जो अंग्रेजी शब्द है जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन, ये उनकी ही भाषा के शब्द हो इस तरह उपयोग में लाए जाने लगे। तो ये अंग्रेजी जो शब्द है वहां के भाषा में घुल मिल गए। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। तो देखो हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं उनमें से तमिल भाषा जो है वह केवल द्रविड़ परिवार तक ही सीमित है। उनके जो शब्द है किसी और भाषा में नहीं जाते। सीमित रहना यानी मर्यादित रहना। तो हिंदी के जो शब्द है वे बड़े मिलनसार है, और निसंदेह हिंदी के बहुत से शब्द मिलनसार हैं, घुल मिल जाने वाले हैं। लेकिन सब शब्द नहीं। कुछ तो शब्द ऐसे हैं जो अंत तक अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अंत यानी आखिर तक, अस्तित्व यानी मौजूदगी। तो हिंदी के कुछ शब्द जो ऐसे हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, वे अगर किसी अन्य भाषा में जाना ही हो तो अपने मूल रूप में ही जाते हैं, वह उनमें कुछ बदलाव नहीं होने देते। लेकिन कुछ शब्द जो है हिंदी के वो अन्य भाषा में जाते जाते उनका जो रूप होता है, स्वतंत्र रूप होता है, उसमें बदलाव आ जाता है, जैसे उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो शब्द है दूसरी भाषा में जाते वक्त अपना रूप बदल लेते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी से, फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि शब्द जो है, इन शब्दों से ही हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि किस तरह दूसरी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में शब्द आते हैं और वे यहाँ के ही हिंदी भाषा के ही शब्द हो इस तरह उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो हिंदी को छोड़कर अन्य भाषा में नहीं जाते। तो कुछ शब्द जो है बड़े ही बिंदास होते हैं, बड़े निडर होते हैं, उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं होते। तो ऐसे जो बिंदास शब्द है वो किसी भी भाषा में जाए वहां जाकर अपने लिए जगह तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ भिन्न यानी अलग अलग, वर्षगांठ यानी जन्मदिन या सालगिरह, तरंग
इसका मतलब है लहर या कंपन। समृद्ध होना यानी फूलना फलना। और बिंदास जिसका मतलब है निर्भय या किसी ही बात की परवाह न करने वाले। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। तो देखो, लेखक यहाँ हमें बता रहे हैं कि जिस तरह हमारी भाषा से शब्द दूसरी भाषाओं में जाते हैं या दूसरी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में सम्मिलित होते हैं, तो इसी तरह ये भाषाएं समृद्ध होती जाती है। विशेषता जो शब्द दूसरी भाषा से हम अपनाते हैं और जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है, प्रतिशब्द यानी समान अर्थ के शब्द नहीं है, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं। तो लेखक क्या कहते हैं, दूसरी भाषा से अगर शब्द हमारी भाषा में आते हैं तो आने दीजिए, उन्हें अपना लीजिए। परंतु परंतु ध्यान में रखो कि जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर लेखक ने यहाँ बताया है कि माँ और पिता के लिए हमारी भाषा में बहुत ही सुंदर प्यारे शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू। ऐसे इतने प्यारे शब्दों को छोड़कर आजकल के बच्चे अपने माता पिता को मम्मी डैडी कह के पुकारते हैं। तो इस तरह अपने सुंदर शब्दों को छोड़कर दूसरे शब्दों को अपनाना यानी अपनी ही भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। तो ये बात भी हमने हमेशा ध्यान में रखनी है। हमारी भाषा का जो लिहाज है, हमारी भाषा का जो मान है, उसे संभालना चाहिए। तो इस तरह यहाँ लेखक हमें दूसरे भाषा के शब्दों को अपनाने की इजाजत देता है। उसी के साथ साथ अपनी भाषा में जो सुंदर शब्द है, उनके लिए दूसरे भाषा के शब्दों का उपयोग न करने की सलाह भी देता है। तो आइए आगे भी देखते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ, संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके साथ, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो देखो, यहाँ लेखक हमें बताते हैं कि जो शब्द का हम उच्चारण करते हैं, उच्चारित यानी बोलना, तो उससे सामने वाले को हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों के बारे में पता चलता है। तो हमें कोई भी शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए।
कम से कम शब्दों में बोलना और लिखना यह तो एक कला है। इस कला को पाने के लिए विविध पुस्तकों की वाचन करने चाहिए, परिश्रम करने चाहिए, तभी ये कला हमें साध्य हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। मात्र गलत शब्द के उच्चारण से हमारे वर्षों की दोस्ती टूट सकती है, उसमें दरार पड़ सकती है, दूरी आ सकती है। तो हमें किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह बात सीखने के लिए जो पुस्तक है, उनके जो अनुभव है, उसमें जो मार्गदर्शन किया है, उनके वाचन से, उनके संस्कारों से ही ये बात सीखी जा सकती है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थपूर्ण शब्दों से अगर हम परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, तो ही हमें अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छी श्रेणी मिलती है। अनाप-शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा ही हानिकारक होता है। अनाप-शनाप यानी जो गलत शब्द है या जो शब्द दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे अनाप-शनाप जो शब्द है, उनको हमने त्यागना है। निरर्थक बातें नहीं करनी है, बकवास नहीं करनी है। ऐसे अनाप-शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक यानी नुकसानकारक होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। देखो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखना। क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? यहाँ ये जो दो लड़के और लड़की है, आपस में अच्छी तरह बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये जो दोनों पीछे लड़के हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं। किस वजह इनमें लड़ाई हो गई होगी? क्या आप बता सकते हो? अगर कोई अनाप शनाप बके या कोई कठोर भाषा में बोले तो इस तरह लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और प्यार से, मीठी बोली से इस तरह आपस में मित्रता हो जाती है। तो जरूर ध्यान रखना कि हम जब भी किसी शब्द का इस्तेमाल करें तो वे अच्छे ही शब्द हो, दूसरों को अच्छे लगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो। तुम भी शब्द संपदा के मालिक बन जाओगे, मालिक हो जाओगे। तो देखो, यहाँ लेखक हमें बताता है कि अगर हमारी शब्द संपदा हमें बढ़ानी है तो हमें क्या-क्या करना चाहिए। वैसे तो जन्म से हर कोई शब्द सुनता है, अपनाता है। इसके वजह से उसकी स्वयं की एक शब्द संपदा होती है। स्वयं यानी खुद की, संपदा यानी धन, शब्दों का धन होता है उसके पास। उस शब्द संपदा को और भी बढ़ाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? वाचन करना चाहिए। अभी ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं। विभिन्न यानी अलग-अलग अर्थ होते हैं। तो इनको जानने के लिए हमें शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश में शब्दों के विभिन्न अर्थ और व्याकरण दृष्टया सारी बातें उन शब्दों के बारे में लिखी होती है, बताई जाती है। तो शब्दों का प्रयोग भी हमें सावधानी से करना चाहिए। पहले ही बता दिया है ना कि अनाप शनाप बकने से, गलत शब्दों से रिश्तों में दरार आती है। तो इसलिए शब्दों का उपयोग हमें किस तरह करना चाहिए? सावधानी से करना चाहिए। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो आगे से रोज हमें पढ़ना है। तो अब तय करो, तय करना यानी निश्चय करना कि तुम्हें अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। तो शब्द संपदा बढ़ाने के लिए
दो बातें जरूरी है कि वाचन संस्कृति को बढ़ाओ और शब्दकोश को अपनाओ। इस कारण तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। अगर हमारी शब्द संपदा बहुत ही अच्छी है तो हम बड़े धैर्य से सबके सामने भाषण कर सकते हैं। अच्छे अच्छे शब्दों के इस्तेमाल से हमारा भाषण भी प्रभावी हो जाता है। तो हमेशा अपनी शब्द संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करना। आओ बच्चों, आज हमने जो शब्द संपदा यह पाठ पढ़ा है उसका कुछ शब्दों में सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश इस तरह है। शब्द संपदा इस पाठ में डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने बताया है कि शब्दों का संसार अनोखा और विस्तृत है। हमारी प्रत्येक भावनाओं को दर्शाने के लिए हर प्रकार के शब्द उपलब्ध हैं। जो शब्द बुरे और अनुचित होते हैं वे संबंधों में दीवार खड़ी कर देते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को जीवन से निकाल देना चाहिए। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। हमें अपनी शब्द संपदा विकसित करने के लिए शब्दकोश, साहित्य और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अ, भाषा ही सभी प्रगति की डैश में है। आ, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध डैश। ई, शब्दों का यह डैश बड़ा विचित्र है। ई, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से डैश कर लेते हैं। ऊ, तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही डैश रहते हैं। ऊ, अलबत्ता हिंदी के शब्द डैश है परंतु सब नहीं। ए, डैश शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। ऐ, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की डैश होती है। प्यारे बच्चों, आज हमने चौथा पाठ शब्द संपदा पढ़ा और समझा है। शब्द संपदा अच्छी होना कितना जरूरी है इस बात को तो आप समझ गए होंगे। इस पाठ को तो हमने पढ़ लिया है। इस पाठ के अंतर्गत और अंत में हमारे लिए कुछ स्वाध्याय दिए हुए हैं। अगले वीडियो में हम उस स्वाध्याय को जरूर पूरा करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शब्द संपदा इस पाठ के स्वाध्याय के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना।
और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।